यूएन, जिसका पूरा नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन। ये सबकी मदर है। और यूएन का ओरिजिन कैसे हुआ? देखो, सबसे पहले क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड हुआ वर्ल्ड में, और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो सब लोगों को एक चीज समझ आई, खासकर वेस्टर्न कंट्रियों को, कि अगर वर्ल्ड वार, नेक्स्ट वर्ल्ड वार होने से हमें रोकना है, तो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जिसकी वजह से वर्ल्ड में पीस मेंटेन हो सके, शांति एक तरीके से हो सके। इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। तो उसी के लिए हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी जो वर्ल्ड की पार्लियामेंट की तरह काम करे। तो इसीलिए हम लोगों ने किसको बनाया, यूएन को बनाया, यूनाइटेड नेशन को बनाया। तो यूनाइटेड नेशन इसी पर्पस के साथ आया कि वर्ल्ड में पीस या शांति आप लोग कैसे बना सकते हो, और उसके लिए हम सब लोग कैसे एक साथ आ सकते हैं। देखिए, वर्ल्ड वार वन में काफी ज्यादा तबाही मची यूरोप वाले देशों में, और वर्ल्ड वार सेकंड में भी इनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई। बहुत सारे लोग मारे गए। हिटलर ने बहुत सारे लोगों को अपने चैम्बर में ही मार दिया गैसों के थ्रू। तो ये सारी चीजें इन्हें थोड़ी सी अजीब से लगी। इसीलिए ये लोग सब साथ में आए और बोला कि भाई ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसमें सभी लोग शामिल हों, और उसका मेन काम क्या होगा, एक तरीके से पीस बनाना। तो 1939 से 1945 तक हमें पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। उसके कुछ टाइम बाद ही एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है, और इस टाइम धीरे धीरे वर्ल्ड में दो पावर बनने लग गई। एक सुपर पावर के रूप में आपको यूएसए दिखाई देगा, दूसरी सुपर पावर के रूप में यूएसएसआर, जिसे हम बाद में रसिया भी कहने लगे। ये दो वर्ल्ड की सुपर पावर है। तो इन लोगों ने एक तरीके से मीटिंग ऑर्गेनाइज की और बोला कि वर्ल्ड के सभी देशों को एक साथ बुलाया जाए, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में बिना इस डिस्क्रिमिनेशन के कि भाई कौन किसका मित्र है, कौन किसका दुश्मन है, हम लोग सब साथ में बैठेंगे और सभी लोग कोशिश करेंगे कि ये सारे मेंबर मिलके डिसीजन लें वर्ल्ड के किसी बड़ी वाली बात पर, कि भाई जैसे वर्ल्ड के रिसोर्स हम कैसे यूज करने वाले हैं, या पोल के ऊपर जिसके ऊपर सबका कंट्रोल नहीं है वहां के रिसोर्स कैसे यूज होंगे, क्या वहां के नेचुरल गैस या नेचुरल चीजें सबके अंडर आएंगी या कुछ लोगों के अंडर नहीं आएंगी। तो ये सारी चीजें डिसाइड करने वाली जो इंस्टीट्यूशन है वो है यूनाइटेड नेशन। और यूनाइटेड नेशन का मेन काम लोगों के अंदर, जो अलग अलग देशों में रहते हैं, उनके अंदर एक ट्रस्ट बनाना। तो अगर कोई भी देश किसी दूसरे देश के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है तो यूनाइटेड नेशन में अपोजिशन किया जाता है। तो इसे आप एक तरीके से कह सकते हो वर्ल्ड की पार्लियामेंट है। तो 1945 में ये ऑर्गेनाइजेशन बन गई, और फिर उसका हेडक्वार्टर यूएसए के ही जो उनकी फाइनेंशियल कैपिटल है न्यूयॉर्क, वहां पे बना। और अभी ये न्यूज में भी था। न्यूज में किस लिए था? 21 जून, 21 जून को, जिस दिन इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, हमारे पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी वो कहाँ गए थे? यूनाइटेड नेशन। और उन्होंने इस बार योग कहाँ पे किया? यूएन में। तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड की संसद में जाके इस बार हमारे प्रधानमंत्री ने योग किया। तो इसका मतलब ये हमारे लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भाई इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, और दूसरी बात इसका वर्क क्या है, किस फील्ड में ये वर्क करती है, और क्या क्या इसके पास पावर है। तो ये सारी चीजें यूनाइटेड नेशन की बार बार न्यूज में रहती हैं। कई बार आप देखेंगे लोगों की मीटिंग होगी, जैसे रसिया और यूक्रेन के बीच जो वार हो रहा है उसको लेके भी यूएन की बहुत सारी मीटिंग हो चुकी है। अभी कोई कंक्लूजन नहीं निकला है, लेकिन सबका मेन पर्पज यही है कि कैसे इन दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट कराया जाए, कैसे इस वार को रोका जाए। उसमें भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल है किसका? यूएन का। तो यूएन एक तरीके से पीस कीपिंग फोर्स के लिए
काम करती है और इसका मेन पर्पस वर्ल्ड में पीस बनाना। इसका हेडक्वार्टर यूएसए की फाइनेंशियल कैपिटल न्यूयॉर्क में है। पर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इस बार 2023 में इंटरनेशनल योगा डे कहाँ पे मनाया गया, जिसमें हमारे पीएम भी साथ में थे, तो कहाँ पे मनाया गया? यूनाइटेड नेशन में। कुछ साल पहले भी ये न्यूज में थी जब यूनाइटेड नेशन में हमारे महात्मा गांधी जी की 158 जब उनके 150 साल हुए, उस टाइम एक मूर्ति बनाई गई थी महात्मा गांधी जी की, और साथ में हमारे पीएम ने यूनाइटेड नेशन को एक पूरा सोलर सिस्टम बना के दिया था कि आप लोग भी अपने यहाँ एक सोलर एनर्जी का यूज करो, और उसका सारा कॉस्ट किसने दिया? इंडिया ने दिया। तो ये सारी चीजें काफी न्यूज में। तो रसिया यूक्रेन के वार को लेके भी कई बार क्वेश्चन उठता है कि क्या यूएन सही से काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। भाई इसका मेन काम है वर्ल्ड में पीस बनाना। तो एक तरीके से देखा जाए तो इसने थर्ड वर्ल्ड वार तो होने नहीं दिया, तो थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हुआ, इसका मतलब ये जीती तो है कि वर्ल्ड में भाई थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हुआ। लेकिन वर्ल्ड में छोटे छोटे वार जरूर हुए, जैसे गल्फ वार हुआ 1973 में, जो सऊदी अरब, ईरान, इराक इनके बीच हुआ। साथ में अफगानिस्तान में हमने देखा 2000 के आसपास अफगानिस्तान में तालिबान ने कंट्रोल किया, यूएसए की आर्मी ने वहां पे अटैक किया। ये सारे भी छोटे छोटे वार कहीं ना कहीं हमें दिखते हैं। तो अफगानिस्तान वार उसको भी कंट्रोल करने में थोड़ा से फेल रहा है। साथ में हमने यमन, एक छोटा सा देश है जो अरेबियन कंट्रियों में पड़ता है, वहां पर काफी ज्यादा सिविल वार चल रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट हमें दिखाई देते हैं। तो बड़े लेवल की अगर पिक्चर देखी जाए तो हम कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन अपने गोल को अचीव करने में सक्सेसफुल रही है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड में थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हुई। लेकिन अगर छोटे छोटे लेवल पे कहा जाए तो ये कहना कि भाई यूनाइटेड नेशन के टाइम कोई वार ही नहीं हुए, तो ये बात गलत होगी, क्योंकि हमने वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे वार देखे हैं जो यूनाइटेड नेशन के बाद हुए। जैसे अफगानिस्तान का वार 2000 के आसपास हुआ, वो भी कब हुआ? जब यूनाइटेड नेशन बनी। ऐसे ही वियतनाम और यूएसए का वार, वो भी तभी हुआ। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि छोटे छोटे वार को रोकने में कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन फेल रहा है। और इसलिए कई बार कहा जाता है कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म की जरूरत है। यूनाइटेड नेशन की एक डिपार्टमेंट जो डिसीजन लेता है वार के ऊपर या किसी और चीज के ऊपर कि टेररिज्म को कैसे कंट्रोल किया जाता है, वो इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और इसके पास सबसे ज्यादा पावर है। अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी है, जैसे WHO, WTO। ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन जो इससे जुड़ी हुई है वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ही डिसीजन लिया जाता है कि भैया कहां पर जो वार हो रहा है वो सही है या गलत। साथ में यूनाइटेड नेशन का क्या एक्शन होना चाहिए, क्या यूनाइटेड नेशन को अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस भेजनी चाहिए या नहीं। पीस कीपिंग फोर्सेस क्या होती हैं? ये क्या होता है, यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर हैं उन कंट्रियों से कुछ सोल्जर को बुलाया जाता है, और ये सारे सोल्जर यूनाइटेड नेशन पे एक ब्लू कैप पहनते हैं। ब्लू मतलब पीस के लिए एक तरीके से काम करना। और जब इन्हें लगता है किसी देश में कोई सिविल वार हो गया है या वार हो गया है, वहां पर लोगों के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी सिक्योरिटी फोर्स की जरूरत है, तो किसी पर्टिकुलर कंट्री की सिक्योरिटी फोर्स को भेजने की जगह यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस जाते हैं। और इंडिया इस मामले में बहुत आगे है। इंडिया वर्ल्ड की सबसे ज्यादा यूनाइटेड कीपिंग फोर्सेस भेजता है।
हमारी वुमेन भी बहुत सारी जाते हैं और इंडिया पहला कंट्री था जिसकी वुमेन भी एक तरीके से यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस में अपना वर्क कर चुकी है। तो ऐसे इसकी फोर्सेस डेवलप होती है। खासकर अफ्रीका वाली जो कंट्रियां हैं वहां पर बहुत ज्यादा आपको दिखेगा कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस गई है। वो ब्लू एलिमेंट पहनेंगे, ब्लू ही उनका कपड़ा होता है, उसी के बेस पे ये लोग काम करते हैं। और ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बनती कैसे है? तो इसके 5 परमानेंट मेंबर, जिसे हम कहते हैं P5, मतलब 5 परमानेंट मेंबर। परमानेंट का मतलब ये लोग रिटायर नहीं होते, ये हमेशा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एज अ मेंबर रहे। और इसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर, और इनको 2 साल के लिए चुना जाता है, इलेक्ट किया जाता है। यूनाइटेड नेशन में इलेक्शन होता है और ये अलग अलग कॉन्टिनेंट से होते हैं। जैसे एशिया की 2 सीट है, अफ्रीका की 1 सीट है, यूरोप में 2 सीट है, नॉर्थ अमेरिका में 1 सीट है, ऐसे डिवीजन किया गया है। और जो 5 परमानेंट है वो रहेंगे। तो ये 15 कंट्रियां मिलके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक तरीके से डेवलपमेंट करती है और इससे निर्माण होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब बात आती है कि भाई ये 5 परमानेंट मेंबर कौन है जिनके पास राइट तो हो गई। तो ये 5 परमानेंट मेंबर में 2 सबसे बड़ी उस टाइम की जो पावर है वो तो रहेंगी। एक तरफ यूएसए, कई बार आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई कौन कौन से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो P5 परमानेंट मेंबर में सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका से हमें दिखता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दूसरी तरफ सेकेंड सुपर पावर, जो पहले यूएसएसआर कहलाता था, अब क्या है, रसिया, ये भी इसका मेंबर है। फिर यूरोप से 2 कंट्रियां जिन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जीत हासिल की, इसमें एक तरफ यूके, दूसरी तरफ फ्रांस। तो हमने कितने मेंबर देख लिए? 4। और एशिया से एक मेंबर जिसका नाम है चाइना। कई बार ऐसा जिक्र चलता है कि भाई एशिया से एक मेंबर को सेलेक्ट करने के लिए इंडिया को भी मौका मिला। नेहरू जी को बोला गया था कि आप लोग चाहते हो तो आप भी मेंबर बन सकते हो, लेकिन नेहरू जी ने कहा कि नहीं, हमें मेंबर नहीं बनना, चाइना हमसे बड़ा है तो चाइना को मेंबर बना। तो कई बार ये सारी बातें चलती रहती हैं, लेकिन देखा जाए तो पॉपुलेशन के हिसाब से उस टाइम चाइना ही बड़ा था, तो चाइना को ही मौका मिला था। और साथ में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चाइना ने हेल्प की थी, इसकी मित्र देशों की। और ये सारे मित्र देश थे जो हिटलर और जापान के खिलाफ लड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो देश जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीता वही P5 में इंक्लूड हो गए। तो परमानेंट 5 में ये सारे लोग हैं और इन सब के पास एक पावर है जिसे हम कहते हैं वीटो पावर। वीटो का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट पावर। अगर इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी रिजोल्यूशन आएगा कि भाई यमन में वार हो रहा है और हमें यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस भेजनी चाहिए या नहीं, तो अगर इन P5 में से किसी ने भी मना कर दिया तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस नहीं भेजी जा सकती। ऐसे ही कई बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में और भी डिसीजन आते हैं, जैसे इंडिया का जम्मू कश्मीर का इशू उठता है, पाकिस्तान कई बार रेज करवाता है चाइना के थ्रू, कभी किसी और के थ्रू। तो उस टाइम हम लोग या तो रसिया से या यूके फ्रांस से, चाइना तो यूज करेगा नहीं, या यूएसए से बोलते हैं कि भैया वीटो पावर का यूज कर देना, जिससे वो रिजोल्यूशन या वो प्रस्ताव पारित ना हो सके। इंडिया चाहता है कि वो इसका मेंबर बने और P5 के मेंबरों का दोबारा से डेवलपमेंट हो और इंडिया भी उसमें इंक्लूड हो।
लेकिन ये P5 लोग नहीं चाहते, क्योंकि कोई भी देश नहीं चाहेगा अगर पावर का एक्सपेंशन हुआ तो कहीं ना कहीं इनकी भी पावर कम होगी ना। इसलिए परमानेंट 5 जो कंट्रियां हैं ये एक्सपेंशन चाहते नहीं। इंडिया ने कुछ देशों को मना रखा है, जैसे यूके को मना रखा है, वो कहता है ठीक है भाई। फ्रांस को भी मना रखा है, रसिया भी मान ही जाता है, यूएस से अभी थोड़ा सा रुकता है, और चाइना तो बिल्कुल हमारे खिलाफ रहता है। इंडिया के क्या रीजन है कि वो कहता है कि भाई हमें भी परमानेंट मेंबर होना चाहिए। इंडिया बोलता है देखो भाई, हम वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन और साथ में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और आप लोग वर्ल्ड में पीस बनाना चाहते हो, लेकिन बिना इंडिया के कैसे पीस होगी। साथ में वर्ल्ड में कोई भी डिसीजन आप लो, अगर उसमें इंडिया इंक्लूड नहीं है तो कहीं ना कहीं वो पॉलिसी फेल हो जाएगी। और हम लोगों को अगर आप राइट ही नहीं दोगे अपनी बातें रखने का, तो कैसे हम आपको अपनी बातें एक तरीके से बोल पाएंगे। तो इंडिया को भी P5 में इंक्लूड होना चाहिए, इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, या तो इस परमानेंट सीट वाले जो आप लोगों ने कर रखा है इसको पूरा ही हटा दो, कि किसी के पास परमानेंट सीट नहीं होगी और ना किसी के पास वीटो पावर हो, या फिर आप इसका एक्सपेंशन करो। एक तो एशिया से इंडिया को आना चाहिए, दूसरी तरफ यूरोप से जर्मनी को आना चाहिए, तीसरी तरफ आपने अफ्रीका, जिसमें भी बहुत सारी पॉपुलेशन है, लीस्ट डेवलप कंट्री है, वहां से किसी कंट्री को बुलाया ही नहीं, तो अफ्रीका से साउथ अफ्रीका आना चाहिए। और नॉर्थ अमेरिका से तो यूएसए है, लेकिन साउथ अमेरिका से कोई नहीं है, वहां से ब्राजील आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये G4 एक ग्रुप बन जाता है, और ये G4 कंट्रियां अपने आप की दावेदारी पेश करती हैं कि भैया हम लोगों को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर मिलना चाहिए। और उसका रीजन, एक तो हमारी पॉपुलेशन, दूसरा हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तीसरा वर्ल्ड में कोई भी इवेंट होगा उसमें हमारा रोल बहुत बड़ा है। तो अगर आप लोग हमें इंपॉर्टेंट रोल नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड काफी ज्यादा पिछड़ जाएगा। जैसे ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड कोई डिसीजन है, अगर इंडिया उसमें पार्टिसिपेट ना करे तो इंडिया में वर्ल्ड की 17 से 18% पॉपुलेशन रहती है, और जब 17 से 18% पॉपुलेशन ही उस डिसीजन को नहीं मानेगी तो कैसे आप लोग उस चीज को कह सकते हो कि वो फेल्ड नहीं होगा या वो सक्सेसफुल कैसे होगा। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इसी पे डिपेंड करती हैं। तो ये चारों कंट्रियों ने जो ग्रुप बनाया है इसी को कहते हैं G4, जिसमें इंडिया कहां से है, एशिया से, जर्मनी यूरोप से, साउथ अफ्रीका अफ्रीका से, और ब्राजील कहां से, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। लेकिन इन G4 कंट्रियों का भी बहुत सारे लोग विरोध करते हैं। जैसे इंडिया का विरोध कौन करता है, पाकिस्तान। पाकिस्तान को डर लगता है कि इंडिया को और वीटो पावर मिल गई तो जम्मू कश्मीर का मुद्दा तो उठने नहीं देगा, उल्टा हमारे जो मुद्दे हैं उनको भी उठा लेगा, बलूचिस्तान का इशू उठा लेगा। तो पाकिस्तान इंडिया से जलता है। जर्मनी से कौन जनता है, इटली। इटली को जर्मनी से जलन होती है, बोलता है इटली हमें क्यों नहीं, फिर जर्मनी को ही क्यों। ऐसे ही साउथ अफ्रीका से इथोपिया है, केनिया है, बहुत सारे कंट्रियां करते हैं, और ब्राजील से चिली। तो ये सारे देश एक तरीके से अपना भी एक ग्रुप बना लेते हैं, और जिसे हम कहते हैं कॉफी ग्रुप। ये लोग अपने ग्रुप को क्या बोलते हैं, कॉफी ग्रुप। तो ये कॉफी ग्रुप कहीं ना कहीं इन मेंबर का, और बोलता है कोई एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, एक्सपेंशन करोगे तो दिक्कत होगी। इसलिए ये लोग एक तरीके से विरोध करते हैं। तो ये सारी चीजें एक तरीके से सामने खड़ी होती है। लेकिन अब बात उठती है, क्या बिना रिफॉर्म के यूनाइटेड नेशन चल सकता है क्या। देखो, अगर देखा जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज कंडीशन पूरी चेंज हो चुकी है।
इंडिया एक एमर्जिंग पावर के रूप में बढ़ा है। जर्मनी जो अलायंस कंट्रियों में था, ध्रुवीय देश में था, जिसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार का सामना करना पड़ा, वो भी एक बड़ी पावर बन चुका है। यूके से भी ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है उसकी। साथ में साउथ अफ्रीका भी एक एमर्जिंग पावर है और ब्राजील भी। तो अगर देखा जाए तो आज के वर्ल्ड ऑर्डर को तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल शो नहीं करता, और इसी वजह से कई बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ डिसीजन पास होते हैं, लेकिन उन पर काफी ज्यादा डिबेट होती है कि उसमें आप लोगों ने बहुत सारे लोगों की चीजों का ध्यान नहीं रखा। तो यूनाइटेड नेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए पहले तो इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को हमें ठीक करना पड़ेगा। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक बीच का तरीका निकाला जा सकता है, जो यूनाइटेड नेशन की एक काउंसिल ने, कमेटी ने बोला भी कि देखो हम P5 जो देश है उनको वीटो पावर रहने देते हैं, वीटो पावर किसी को नहीं देंगे। इन देशों को इंक्लूड कर लेते हैं परमानेंट मेंबर में, लेकिन बिना वीटो के। इससे दो फायदा होंगे, एक तो ये जो परमानेंट 5 है ये विरोध नहीं करेंगे, और दूसरा इन लोगों को परमानेंट रहने का मौका मिलेगा। इन वीटो पावर नहीं होगी तो ये ज्यादा कुछ ऐसा कर भी नहीं पाएंगे। तो ये दोनों चीजों को बैलेंस करने की बात कहता है, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि वर्ल्ड में आगे कोई वर्ल्ड वार ना हो, साथ में हमें छोटे छोटे जो इवेंट है उनको भी रोकना पड़ेगा, चाहे अफगानिस्तान में हो या रसिया यूक्रेन में हो, क्योंकि वर्ल्ड में अगर पीस होगी तभी सबका डेवलपमेंट होगा। जिस फैमिली में पीस नहीं होती वहां पर डेवलपमेंट नहीं होता, वहां पे काफी ज्यादा लॉस होता है, और मासूम लोग सबसे ज्यादा वार से लॉस में रहते हैं। तो वार कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता, सबसे पहले बातचीत करना सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। इंडिया पाकिस्तान का इशू हो, या रसिया यूक्रेन का इशू हो, या यूएसए और रसिया का इशू हो, तो कोई भी चीज वार तक पहुंचे उससे पहले जरूरी है बातचीत करना। और यूनाइटेड नेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां पे सभी लोग बातचीत कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से यूनाइटेड नेशन का इंपॉर्टेंट रोल है, और यूनाइटेड नेशन को कई बार, खासकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, नोबल पीस प्राइज मिल चुका है। नोबल पीस प्राइज ये इसको एक बार तब मिला था जब क्यूबियन क्राइसिस हुआ था। क्यूबा क्राइसिस क्या था? रसिया ने अपनी मिसाइल, क्यूबा एक छोटा सा कंट्री है जो यूएसए के पास पड़ता है, तो रसिया ने अपनी मिसाइल क्यूबा में खड़ी कर दी, और क्यूबा की और यूएसए की बनती नहीं थी। तो यूएसए को डर लगा कि भाई इसने अपनी मिसाइल यहाँ कर दी और कभी भी छोड़ दिया तो इसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर बम स्टार्ट हो जाए। तो उसको रोकने में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और दोनों सुपर पावर को समझाया, देखो भैया अगर न्यूक्लियर वार हुआ ना तो ना तो आप बच पाओगे ना ये बच पाएंगे, कोई भी नहीं बच पाएगा। तो इसलिए जरूरी है बातचीत के थ्रू पीसफुल तरीके से आप लोग अपनी अपनी बातों को मानो, और किसी का भी लॉस नहीं होगा। जो इसकी बात है इनको सुना दो, इनकी बात उनको सुना दो, तो आपसी बातचीत से जब हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं तो उसमें वार करने की जरूरत क्या है। तो ये सारी चीजें एक तरीके से यूनाइटेड नेशन में होते हैं, और यूनाइटेड नेशन के बहुत सारी मेंबर इंस्टीट्यूशन है। जैसे यूनेस्को का नाम आपने सुना होगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन फॉर सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। साथ में WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO, ये सब भी यूनाइटेड नेशन के एक तरीके से मेंबर इंस्टीट्यूशन है। तो इसकी बहुत सारी ब्रांच है, बस अभी इसको अगर हमें सक्सेसफुल बनाना है तो रिफॉर्म करने की जरूरत है। आज की जो दुनिया है उस हिसाब से इसके परमानेंट मेंबर को बनाना पड़ेगा। साथ में अफ्रीका में जो रेशियो है, जैसे अफ्रीका वाले आरोप लगाते हैं कि भाई यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस यूरोप में तो नहीं जाती जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे रसिया यूक्रेन के बीच हुआ, वहां तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस जाती नहीं, और हमारे यहाँ हल्का सा भी वार हो तुरंत आप लोग भेज देते हो। मतलब जो बड़ी पावर है उनका कुछ फर्क नहीं पड़ता, और हमारे यहाँ आप तुरंत भेज देते, तो हमारे यहाँ कैसे करते हो ये सब? तो हम लोगों को आप लोग अपनी हार्ड पावर से दबाना चाहते हो, और खुद एक तरीके से ये सारी चीजें गलत करते हो। तो ये आरोप अफ्रीकन लोग लगाते हैं, और उनकी बात भी जायज है कि जब रूल है तो सबके लिए होना चाहिए ना।
हमारे लिए अलग थोड़ी ना है। तो ये सारी चीजें एक तरीके से करते हैं और ये यूनाइटेड नेशन को कहीं ना कहीं वासुदेव कुटुंबकम, जो हमारे देश की एक भावना है कि पूरा परिवार, पूरा दुनिया एक परिवार है, उस फैमिली की तरह हमें काम करना चाहिए। तो उसी के लिए यूनाइटेड नेशन को आगे बढ़ना चाहिए, बस टाइम टू टाइम इसको रिफॉर्म जरूर करना चाहिए। और इसको हेड कौन करता है? एक इसका प्रेसिडेंट होता है, यूनाइटेड नेशन का प्रेसिडेंट बनता है। और वो प्रेसिडेंट कैसे बनता है? मेंबर कंट्री आपस में एक तरीके से इलेक्शन करते हैं, एक इसकी जनरल असेंबली होती है, जनरल असेंबली में ज्यादातर सभी लोग मेंबर है। अभी इसके साथ लगभग 190 से ज्यादा जो देश है वो मेंबर, दुनिया के मैक्सिमम सारे देश के मेंबर है। कुछ देशों ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, तो वहीं से एक तरीके से कंट्रोल करता है। तो आप लोगों को समझ आया होगा कि भाई यूनाइटेड नेशन क्या है, क्या इसकी एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है और कैसे एक तरीके से काम करती है। और P5 इससे किसी से भी जुड़ा हुआ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्री में, और साथ में मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्रिटिकली एनालाइज यूनाइटेड नेशन रॉ। दुनिया में यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ का आज के टाइम क्या योगदान है और कैसे इसमें हम सुधार कर सकते हैं, ये आपसे मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और प्री में क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, इसका डेवलपमेंट क्यों हुआ, साथ में इसके P5 मेंबर कौन से हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो ये हमारा पहला इंस्टीट्यूशन था जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड लेवल पे। अब हम सेकेंड इंस्टीट्यूशन, जो काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, जैसे आपने सुना होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो एक नया इंस्टीट्यूशन है और उसमें इंडिया का रोल काफी ज्यादा है, तो इसलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ इंस्टीट्यूशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ इंस्टीट्यूशन इसलिए हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको बनाने में इंडिया का रोल। इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ? इंडिया ने बोला देखो, अगर हम देखें तो सन की लाइट कभी ना कभी हमेशा दुनिया में चमकती रहती है, और खासकर 0 डिग्री जो इक्वेटर है और साथ में ऊपर की तरफ कर्क रेखा, नीचे की तरफ मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन जोन के आसपास कहीं ना कहीं ये सन की लाइट चलती रहती है। तो अगर हम लोग चाहें और हम लोग चाहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का सॉल्यूशन निकले, तो अगर हम लोग सोलर लाइट का यूज सही से करें तो कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। और इसके लिए जरूरी है ट्रॉपिकल कंट्री और साथ में उसके आसपास की जो कंट्रियां हैं वो सब साथ में आए। ट्रॉपिकल कंट्री जिनके यहाँ सन की लाइट काफी ज्यादा होती है, जैसे इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, हमारे देश में काफी ज्यादा सन की लाइट, और सोलर एनर्जी का अगर हम यूज करें तो हम अपनी एनर्जी की जरूरत तो पूरी कर ही सकते हैं, साथ में हमारे आसपास जो देश है नेपाल, बांग्लादेश, उनके वहां भी इलेक्ट्रिसिटी की वो सप्लाई कर सकते हैं। और एक और खास बात सोलर एनर्जी की, ये क्लीन एनर्जी है, पॉल्यूशन नहीं होता इससे, क्लीन एनर्जी, और साथ में ये एनर्जी नेचुरल भी है, नेचर के द्वारा हमें दी गई है, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं होती, बस इसको यूज करने की जरूरत है।
और जिस देश के पास ज्यादा एनर्जी हो वो दूसरे देश को एक तरीके से इस एनर्जी को दे सकता है। तो इस विजन के साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस को बनाने की बात हुई और ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना कहाँ? पेरिस में, जो कैपिटल है किसकी? फ्रांस की। वहां पर इंडिया और फ्रांस दोनों ने मिलकर इस अलायंस को शुरू किया कि वर्ल्ड लेवल पे एक सौर गठबंधन होना चाहिए जिसमें सभी मेंबर एक तरीके से हों। तो इस बात को लेके इंडिया और फ्रांस ने मिलके 2015 में सोलर अलायंस को लॉन्च किया। तो शुरुआत में इसमें उन्हीं देशों को मेंबर बनने का राइट था जो या तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब ट्रॉपिकल एरिया के बीच में है। शुरुआत में इसमें यही कंडीशन रखी क्योंकि वहीं पर सोलर लाइट ज्यादा डेवलप होती। लेकिन बाद में 2020 के बाद हम लोगों ने बोला कि कोई भी देश जो यूएन का मेंबर है, एनी कंट्री जो यूएन का मेंबर है, वो मेंबर बन सकता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। साथ में बात उठी कि भाई इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, तो इसका हेडक्वार्टर, क्योंकि इंडिया का बड़ा रोल है इसको बनाने में, तो इसका हेडक्वार्टर इंडिया के एक शहर गुरुग्राम, से पहले गुड़गांव कहते थे, उसी में एक तरीके से खोला है। दिल्ली एनसीआर के पास एक शहर है हरियाणा का, वहीं पर एक तरीके से इसमें खोला। तो इसका हेडक्वार्टर भी गुरुग्राम में खुला। ये हमारे लिए एक प्राउड मूवमेंट था कि इंडिया एक तरीके से धीरे धीरे सुपर पावर बनता जा रहा है। देखो, सुपर पावर की कुछ पहचान होती है। इंटरनेशनल लेवल की जो इंस्टीट्यूशन है उनके हेडक्वार्टर वहां पे खुलते हैं। जैसे हमने देखा यूएसए, यूनाइटेड नेशन बना तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएसए में, न्यूयॉर्क में। तो इसका मतलब यूएसए एक बड़ी सुपर पावर है, तभी तो उसके वहां हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशन का, वरना कोई छोटी मोटी कंट्री में थोड़ी ना बनाया जाता है हेडक्वार्टर। तो ये सारी चीजें एक तरीके से इसमें हैं। और अभी हम बात करें आज के टाइम में लगभग 106 लोग जो कंट्री हैं वो इसके मेंबर बन चुके हैं। साथ में हमारे पीएम ने एक स्पीच दी जब इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का समिट हुआ। हर साल इसका समिट होता है, कभी इंडिया में कभी दूसरी कंट्री में। तो उस टाइम इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस किया जाता है कि भाई इसका गोल क्या है। तो गोल सिंपल सा ही है, कैसे सोलर एनर्जी को सब देश मिलके यूज कर सकते हैं, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और फिर उसके बाद जिसके पास ज्यादा एनर्जी हो वो दूसरे देश को कैसे ट्रांसफर कर सकता है। तो इसी के साथ एक विजन इसके साथ अटैच कर दिया गया और बोला गया वन सन, पूरी दुनिया में एक सन है, वन वर्ल्ड और एक दुनिया है, और वन ग्रिड। ग्रिड मतलब जो हम लाइट को एक जगह से दूसरी तरफ पहुंचाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रिड। तो पूरी दुनिया में एक सन है, एक वर्ल्ड है और एक ग्रिड है। हम लोग ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें कि सोलर लाइट से ही सभी देशों को लाइट मिलने लग जाए, तो उससे एक तो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम सबसे पहले सॉल्व होगी। ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमें एनर्जी की जरूरत होती है, और एनर्जी की जरूरत के लिए हम लोग कोल का यूज करते हैं, लकड़ी का यूज करते हैं, ऑयल का यूज करते हैं, डीजल हो पेट्रोल हो, इसका यूज करते हैं। और कहीं ना कहीं ये सबसे बड़े रीजन है जिसकी वजह से CO2 निकलती है, और इस CO2 की निकलने की वजह से कार्बन, जो हमें कई बार पॉल्यूशन देता है। तो इन सब चीजों का सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है? अगर हम वन सन, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड को फॉलो करें। ये सारा विजन हमारे पीएम ने दिया, और पीएम ने बोला कि इंडिया में तो पहले से ही सन की काफी ज्यादा वर्शिप की जाती है। जैसे हमारे देश में बहुत सारे सन के नाम पर टेम्पल हैं। उड़ीसा में आप देखेंगे कोणार्क सन टेम्पल, ऐसे ही बिहार वाले क्षेत्र में
छठ पूजा अभी भी मनाई जाती है, जो सन की पूजा करती है, सूर्य देवता की एक तरीके से पूजा करती है, तो वो भी एक तरीके से उसे ऊर्जा का एक सोर्स मानते हैं। और साथ में इसके बारे में बोला गया देखो सन नेवर सेट, जो सूर्य है वो कभी अस्त नहीं होता, कभी वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में निकलता है तो कभी साउदर्न हेमिस्फीयर में निकलता है, कभी वेस्ट वाले क्षेत्र में होता है तो कभी ईस्ट वाले क्षेत्र में होता है। तो सन कभी सेट नहीं होता, जब इंडिया में रात होगा तो यूएसए में दिन होगा, यूएसए में दिन होगा तो उस टाइम हम सोलर लाइट का यूज कर सकते हैं और उस ग्रिड का यूज करके इंडिया में एनर्जी पहुंच सकती है। जब इंडिया में दिन होगा तो यूएसए में एनर्जी पहुंच सकती है। तो अगर हम लोग इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को एनर्जी मिल सकती है और वो भी क्लीन एनर्जी। इस विजन के साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस को खोला गया और इस विजन को देखते देखते शुरुआत में कुछ देश मेंबर बने, धीरे धीरे 106 कंट्री तक ये पहुंच चुका है। तो बहुत जल्दी इस सोलर अलायंस ने प्रोग्रेस किया। साथ में एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी शेयर की जा रही है कि भाई कैसे टेक्नोलॉजी में एक दूसरे की हेल्प की जाए, क्योंकि सोलर जो पैनल है उनको बनाना आसान काम नहीं है। उन सोलर पैनल को बनाने के लिए कैसे आप सोलर एनर्जी को यूज करोगे, कैसे फोटो या लाइट जो होती है सन को उसको एक एंगल में डालोगे, कैसे उससे आप लोग एनर्जी डेवलप करोगे, तो इसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए और साथ में कुछ पैसा भी चाहिए ना, कि भाई टेक्नोलॉजी है तो भैया रिसोर्स भी चाहिए। तो रिसोर्स कैसे इकट्ठा किया जाता है, मेंबर कंट्रियों के थ्रू, कि आप लोग वॉलेंट्री जितना पैसा देना चाहते हो इतना पैसा आप लोग दे सकते हो। तो देशों से ही एक तरीके से पैसा लिया जाता है और उस पैसे का यूज करके कहीं ना कहीं इस अलायंस के जो भी काम है उनको बनाया जाता है। इंडिया इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर है जिसने सबसे ज्यादा पैसे दिए। तो इंडिया पैसे देता रहता है और बोलता है कि अगर हम सब लोग साथ में आएंगे तो कहीं ना कहीं वो दिन दूर नहीं जब हम वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड के सपने को पूरा कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें अगर हम कर दें तो सब देशों को एनर्जी मिल सकती है और साथ में सबसे बड़ी बात ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, जिससे हमारी सिविलाइजेशन पे खतरा बन रहा है उसको भी हम लोग रोक सकते हैं। सी लेवल राइज हो रहा है, टेम्परेचर हाई होने की वजह से उसको भी रोका जा सकता है। तो टेम्परेचर हाई होने को भी हम रोक सकते हैं सोलर एनर्जी के थ्रू। और साथ में जब हम लोग कोल निकालते हैं, ऑयल निकालते हैं, उसमें बहुत सारी माइनिंग करनी होती है, नीचे से खुदाई करनी होती है। तो खुदाई के समय हम लोग बहुत सारे जंगलों को काटते हैं, बहुत सारे लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है, खासकर ट्राइबल जनजातीय लोगों को। तो ऐसी चीजें भी हमारे सामने हैं जिनका हम समाधान निकाल सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग सोलर एनर्जी का सबसे ज़्यादा यूज़ करें और इंडिया इसमें एक लीडरशिप रोल में है। तो ये हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है कि हम लोग ऐसे अलायंस बना रहे हैं जिसमें पूरी दुनिया और हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स सन ही हो। और जैसे-जैसे क्लीन एनर्जी का डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल एक तरीके से सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं। आप देखेंगे दिल्ली मेट्रो में भी सोलर पैनल लगे हैं। अब सरकार बहुत सारे लोगों को सब्सिडी देती है, फार्मर को भी बोलती है कि आप लोग क्यों हमसे बिजली ले रहे हो, आप सोलर पैनल लगाओ ना, हम आपको सब्सिडी देते हैं। तो आप देखेंगे बहुत सारे दुकान वाले, छोटे-छोटे रिक्शे वाले, वो भी अपने पास सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं और वर्ल्ड के लिए भी अच्छी है कि भई हम लोग ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज वाली जो प्रॉब्लम है, उसका भी सॉल्यूशन निकाल सकें और कहीं न कहीं ये वाली चीज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी गोल जो 2015 से 2030 के बीच पूरी दुनिया को अपनाने उसके लिए भी ज़रूरी है। तो एसडीजी गोल को भी हम लोग अपना सकते हैं जो यूनाइटेड नेशन ने घोषित किया है। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं जुड़ती हैं सोलर एनर्जी से और सोलर एनर्जी को एक मंच किसने दिया है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने। तो इसमें इंडिया का एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो आने वाले टाइम में आपको दिखेगा कि इन
न्यूज में रहता है, और साथ में इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया ने इसको बनाया है। अगली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है नाटो। नाटो के बारे में आपने सुना होगा, रसिया यूक्रेन के बाद नाटो काफी ज्यादा न्यूज में रही। ठीक है, बहुत सारे देशों की जो मिलिट्री है वो एक साथ आई है, इसी को हम कहते हैं नाटो अलायंस। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ? देखो, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो देश सुपर पावर के रूप में उभरे। एक तरफ रसिया, जिसे पहले यूएसएसआर, दूसरी तरफ यूएसए। ये दो कंट्री सुपर पावर के रूप में उभरे, लेकिन दोनों का विजन अलग अलग था। रसिया जो सपोर्ट करता है वो सोशलिज्म को सपोर्ट करता है, मतलब समाजवाद। यूएसए जो सपोर्ट करता है वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है, पूंजीवाद। तो दोनों के विचारों में काफी ज्यादा डिफरेंस है। एक बोलता है सोशलिज्म, समाजवाद की बात, दूसरा बोलता है कैपिटलिज्म। समाजवाद में क्या होता है, लोगों की जो ताकत है वो कम होती है, और राज्य की, देश की जो ताकत है या स्टेट की जो पावर है वो ज्यादा होती है। इसी को हम कहते हैं समाजवादी मॉडल। लोगों की पावर कम, और स्टेट बोलता है अगर लोगों को मारना भी पड़े राज्य को बचाने के लिए, देश को मारने के लिए, तो वो जाए। तो इंडिविजुअल पावर थोड़ी कम इंपॉर्टेंट रखती है, और सारे जो रिसोर्स है वो समाज के हैं, ना कि किसी व्यक्ति के। तो जमीन जो होगी वो सरकार के कंट्रोल में होगी, सरकार को जब लगेगा तब उसको देगी। अगर कोई अच्छे से खेती करेगा तो उसे लैंड दिया जाएगा, नहीं करेगा तो ले लिया जाएगा। ये इसमें होता है। भाई दूसरी तरफ कैपिटलिज्म क्या बोलता है कि भाई इंडिविजुअल को पावर है, व्यक्ति को ज्यादा पावर है, और सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा? मार्केट। मार्केट डिसाइड करेगा कि कौन सी चीज कितनी बिकेगी, कैसे बिकेगी, और लोगों की इच्छा डिसाइड करेगी। लोगों को पूरी फ्रीडम है, वो अपने हिसाब से अपना प्रोफेशन अपनाएं, अपने हिसाब से जो भी चीजें जीवन में करना चाहते हैं वो चीजें करें। ये उनका इंडिविजुअल राइट है। तो इन दोनों विचारों की वजह से ये दोनों एक ही ग्रुप में थे। रसिया ने उस टाइम जर्मनी को हराया था, और यूएसए का आपको पता है जापान को हराया था, इसने न्यूक्लियर बम डाले थे जापान पर। तो ये दोनों सुपर पावर के रूप में इसीलिए उभरी क्योंकि इन्होंने बड़ी बड़ी ताकतों को हराया और अपनी ताकत दिखाई। लेकिन दोनों के बीच डिफरेंस आए, दुनिया कैसे चलेगी इस बात को लेकर। और जब ये डिफरेंस ज्यादा बढ़े तो दोनों देश आपस में लड़ने लगे। पहले छोटे छोटे इशू हुए, कभी वियतनाम में लड़ रहे हैं, कभी चाइना में लड़ रहे हैं, कभी अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं। ये सारी चीजें इनकी थी, और इसी डर की वजह से यूएसए ने वो देश जो कैपिटलिज्म को मानते थे, वो कौन मानते थे? वेस्टर्न कंट्री वाले। वेस्टर्न कंट्री वाले ज्यादातर देश इस बात को मानते थे, और उन्हें भी खतरा रहता था कि रसिया उन पर अटैक ना कर दे, क्योंकि यूएसए से तो बॉर्डर लगता नहीं, लेकिन इन वेस्टर्न कंट्रियों से, यूरोप वालियों से तो उसका बॉर्डर लगता है। तो यूके, फ्रांस, इटली और भी छोटे छोटे देश, वो सब साथ में आ गए।
और इन लोगों ने एक मिलिट्री अलायंस बनाया जिसका नाम है नाटो। तो ये नाटो किसके खिलाफ था? रसिया के, अगेंस्ट रसिया। तो रसिया के अगेंस्ट ही ये नाटो का ग्रुप बना है। और इस नाटो वाले ग्रुप में एक पूरा फ्रेमवर्क बनाया हुआ है और उसमें लिखा है एक बात, अगर कोई भी कंट्री किसी नाटो कंट्री पर अटैक करती है तो उसे सभी नाटो कंट्रियों पर अटैक माना जाए। कहने का मतलब, अगर रसिया यूके पे अटैक करता है तो जितने भी नाटो मेंबर हैं वो सब मिलके रसिया पे अटैक करें। तो इससे कहीं ना कहीं रसिया को तो दिक्कत ही होगी ना। और इस नाटो के इस प्रोविजन की वजह से कि भाई सब मिलके अटैक करेंगे, अगर कोई कंट्री हम में से किसी भी एक देश पे अटैक करती है, सब मिलकर अटैक। तो इस बात से रसिया को काफी नाराजगी होती है कि भाई ऐसे कैसे चलेगा, सब लोग मिलके कैसे अटैक करोगे। और इसी का एक रिजल्ट आपको दिखता है रसिया यूक्रेन का वार। रसिया यूक्रेन का जो वार शुरू हुआ, देखो वैसे यूक्रेन पहले हिस्सा हुआ करता था रसिया का, जो पहले यूएसएसआर हुआ करता था। 1991 में रसिया की इकोनॉमिक हालत काफी खराब हो गई, तो रसिया के बहुत सारे भाग उससे अलग हो गए। जैसे सेंट्रल एशिया में बहुत सारी कंट्रियां हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये भी उससे अलग हो गए। और ऐसा ही एक कंट्री था यूक्रेन, यूक्रेन भी अलग हो गई। तो रसिया को लगता है यूक्रेन पहले से ही हमारा ट्रीटी लैंड रहा है तो यहाँ पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन यूक्रेन अब चाहता है कि वो नाटो का मेंबर बने। इससे यूएसए को काफी ज्यादा फायदा है, लेकिन रसिया नहीं चाहता कि वो नाटो का मेंबर बने। क्यों? क्योंकि उसका बॉर्डर लगता है उसके साथ। अगर यूक्रेन मेंबर बन गया तो इसका मतलब यूएसए की मिसाइल और उनके दोस्तों की जो मिसाइल है वो बिल्कुल रसिया के बॉर्डर पे। इसी बात को लेके रसिया ने पहले यूक्रेन से बात की और जब वो नहीं माना तो उसके ऊपर वार कर दिया। तो मेंबर बनने से पहले ही वार कर दिया, इसलिए नाटो कुछ कर भी नहीं पाया, क्योंकि आप लोगों ने बोला है जब मेंबर होगा तब। मेंबर यूक्रेन है ही नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे रसिया ने एक तरीके से वार किया, तो छोटी छोटी कंट्रियां जो पहले मेंबर नहीं बनना चाहती थी, वो देश भी अब धीरे धीरे नाटो में शामिल हो रहे हैं। इस नाटो का अगर हम बात करें कब डेवलपमेंट हुआ, तो ये 1949 में बनी। और क्योंकि इसमें यूएसए का बहुत ज्यादा रोल था, तो यूएसए की जो कैपिटल थी वॉशिंगटन डीसी, वहीं पर सब लोगों को बुलाया गया। वॉशिंगटन डीसी में इन लोगों ने बैठक की और वहीं पर डिसाइड हुआ कि क्या चीजें हम करेंगे और कैसे करेंगे। और फिर उसके बाद इसका हेडक्वार्टर यूरोप का एक देश बेल्जियम, उसी में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेल्जियम में है। और बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रुसल्स, वहां पे इसका हेडक्वार्टर। तो एक तरीके से बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसल्स, वहां से नाटो एक तरीके से रूल करता है। और इसका एक ही रीजन है, कैसे मिलिट्री अलायंस। नाटो कई बार इंडिया से भी बोलता है कि आप लोग भी इंक्लूड हो जाओ, लेकिन इंडिया इंक्लूड होना नहीं चाहता। और इंडिया बोलता है देखो हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट, हम लोग इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेते हैं, तो हमें किसी ऐसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। नाटो इसलिए चाहता है कि अगर इंडिया इंक्लूड हो जाएगा तो चाइना से कंट्रोल करने में या चाइना से लड़ने में हम लोगों को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। इसलिए वो चाहता है कि भाई ये सारी चीजें एक तरीके से हों। और नाटो इसी को लेकर पूरे वर्ल्ड में काफी ज्यादा फेमस भी रहता है। और रसिया यूक्रेन का वार इसी का एक्सटेंशन है कि भाई ये सोशलिज्म और कैपिटलिज्म की जो लड़ाई है वो कब तक चलेगी। और इसी को लेके हमने देखा क्यूबा क्राइसिस भी हुआ था।
वो भी कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ है। अफगानिस्तान का वार वो भी इससे जुड़ा हुआ है। तो बड़ी सुपर पावर आपस में तो नहीं लड़ती, लेकिन कई बार इनडायरेक्टली लड़ती है। तो रसिया यूक्रेन का जो वार है एक तरीके से इन दो थॉट्स का वार है, एक तरफ सोशलिज्म, दूसरी तरफ कैपिटलिज्म। उसी वार का रिजल्ट हमें यूक्रेन और रसिया के बीच दिखता है, जिसमें काफी ज्यादा तबाही भी मची। तो यूक्रेन को काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है नाटो से और साथ में यूरोपियन कंट्रियों से, और रसिया को सपोर्ट मिलता है चाइना से। इसलिए वर्ल्ड धीरे धीरे फिर दोबारा डिवाइड हो रहा है। एक तरफ हमें दिखाई देते हैं कि भाई रसिया के साथ चाइना है, साथ में ईरान है जिसकी यूएसए से नहीं बनती, और साथ में इनके पाकिस्तान भी हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान चाइना का दोस्त है। दूसरी तरफ यूक्रेन और यूरोप वाली कंट्री, और यूरोप वाली कंट्रियों के साथ नाटो मेंबर जिसमें यूएस से एक सबसे बड़ी पावर, ये देश खड़े दिखाई देते हैं। तो दोनों के बीच आपस में आइडियोलॉजी को लेकर, साथ में वर्ल्ड में अपनी कंट्रोल को बढ़ाने के लिए, ग्लोबल पुलिसिंग को बढ़ाने के लिए आपस में ये सारी चीजें करते रहते हैं, और उसी को लेकर काफी ज्यादा लड़ाई होती रहती है आपस में कि भाई कौन कैसे एक दूसरे को कंट्रोल करे। तो ये नाटो के बारे में था। अगली जो हमारी इंस्टीट्यूशन है वो है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये भी काफी ज्यादा न्यूज में रहती है, और अभी किस लिए न्यूज में थी, आईएमएफ ने पाकिस्तान को भी पैसा देने से थोड़ा मना कर दिया। बोला कि भाई तुम लोगों को पैसा देते हैं, तुम लोग ऐसे ही खर्च कर देते हो। तो आईएमएफ एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो देशों को सपोर्ट करता है जब उनके वहां बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाते हैं। तो उस टाइम आईएमएफ का रोल आता है, और आईएमएफ का भी डेवलपमेंट कब हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ये सारी चीजें आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दिखेंगी। क्यों? क्योंकि नई सुपर पावर आई थी यूएस से, तो उसी की डोमिनेंस की वजह से पूरी दुनिया एक नए सिस्टम के थ्रू चलने लगी, और उसी का रिजल्ट हमें दिखता है आईएमएफ में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मॉनेटरी से पता ही चल रहा होगा कि मनी से रिलेटेड चीजें बात करेगी। तो आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका जो डेवलपमेंट हुआ 1944 में ये बनी, और इसका मेन पर्पस क्या है, कैसे कंट्री की हेल्प की जाए जब उनके देश में बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाए। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का मतलब सिंपल सा होता है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा हो गया रुपया। कहने का मतलब जैसे हम लोगों की बैलेंस शीट होती है कि भाई कितनी इनकम आई और कितना एक्सपेंडिचर हुआ, हर इंसान की भी होती है, फैमिली की भी होती है। लेकिन अगर हमारी इनकम कम हो जाए और खर्चा ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब हमारे जीवन में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रहे हैं, कि हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि जिनसे हमने उधार लिया है उसका इंटरेस्ट तो कम से कम दे पाए, ब्याज भी नहीं चुका पा रहे। जब उसका ब्याज भी नहीं चुका पाएंगे तो आप लोग क्या कहोगे कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं दे सकते, तो मैं जो करना है कर लो, और क्या है। मान लेते हैं कि एक फैमिली में जो इनकम है वो लगभग 1 लाख, तो इस 1 लाख में से 50,000 बच्चों की एजुकेशन पे खर्च हो गया, साथ में 40,000 का मान लेते हैं राशन खा गए सब लोग, फूड वगैरह, 30-40,000 वैसे खर्च हो गया वो क्लॉथ पे एक साल में करीब। तो ऐसे आप देखोगे तो इसका जो खर्च है वो पहुंच गया 1,20,000, और इनकम कितनी है, बस 1 लाख। तो 20,000 का इनके यहाँ लॉस है। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है एक तरीके। और जब सरकार इंटरेस्ट भी नहीं पे कर पाए, कि आपने ठीक है पैसा तो खर्च ले लिया, लेकिन आपके पास इतना भी पैसा नहीं है कि दूसरे का ब्याज भी चुका पाओ, उस टाइम आपकी हेल्प करने के लिए आईएमएफ आती है। तो आईएमएफ एक तरीके से कह सकते हो संकट मोचक बैंक है। जब कोई आपकी हेल्प नहीं करता, क्योंकि आपके पास लॉस है तो कोई आपको उधार भी नहीं देगा। जब आप किसी का पुराना कर्ज ही नहीं चुका पाओगे तो क्यों उधार देगा? उसे पता है ना कि आप लोग जब पुराना ही नहीं चुका पाए तो नया दिया तो कैसे आप लोगों को ये पूरा करेगा। तो इसी बेस पे कोई आपको उधार भी नहीं देता, उसी टाइम आपकी हेल्प करता है आईएमएफ।
तो आईएमएफ का डेवलपमेंट हुआ 1944 में और इसका एक गवर्नर होता है जो इसे एक तरीके से रूल करता है और वो मेंबर स्टेट में से ही होता है। और यूनाइटेड नेशन के लगभग सभी मेंबर, यूनाइटेड नेशन जो हमने देखा था वो लगभग सभी मेंबर 190 से ज्यादा इसके मेंबर हैं। आईएमएफ को पैसा कैसे मिलता है? मेंबर कंट्रियों से। जैसे इंडिया ने बोला भाई 10 मिलियन हम दे देते हैं इसमें, तो इसका एक फंड है। यूएसए ने बोला 50 मिलियन हम दे देते हैं, तो ऐसे देशों से मिलके इसका फंड बनता है। और जो जितना पैसा देगा उसकी वोटिंग उतनी ज्यादा होगी। तो यूएसए ने अगर इंडिया से ज्यादा पैसा दिया तो यूएसए की वोटिंग राइट ज्यादा होंगे। तो वोटिंग राइट जो डिसाइड होते हैं वो इस पर डिसाइड होते हैं कितना पैसा आपने आईएमएफ के कोटा में दिया। तो जो जितना ज्यादा पैसा देगा उसका वोटिंग राइट उतना ज्यादा। तो यूएसए सबसे ज्यादा पैसा देता है इसलिए उसका वोटिंग राइट सबसे ज्यादा। और जब आप पैसा ज्यादा दोगे तो आपकी बात भी सुनी जाएगी ना। जैसे इंडिया पैसा देता है तो इंडिया कई बार श्रीलंका को पैसा दिलवा देता है, देखो भाई हमारे पास रहता है और हम लोग भी पैसा देते हैं तो श्रीलंका को थोड़ा पैसा दे दो। नेपाल को दिलवा देगा, भूटान को दिलवा देगा, अपने दोस्तों को दिलवा देगा। ऐसे ही यूएसए करता है, वो अपनी आसपास की कंट्रियों को दिलवा देगा। तो इस बेस पे आईएमएफ डिसाइड करता है। और इसलिए आईएमएफ ने जो ये पैसा देता है इसके लिए करेंसी तो नहीं कह सकते, एक सिस्टम डेवलप किया है जिसे हम कहते हैं एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट। ये क्या है? एक पेपर है और इस पेपर को कब दिया जाता है? जब आप पैसा देते हो आईएमएफ को। जब आप आईएमएफ को पैसा देते हो तो आईएमएफ आपको एक पेपर बना कर देता है, देखो भाई इंडिया ने 10 मिलियन का स्पेशल ड्राइंग राइट खरीदा हमसे। इसका मतलब इंडिया एक बड़ी पावर है जिसने ये सारा पैसा हमें दिया है। तो इंडिया को कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी वर्ल्ड में अपनी इमेज इंप्रूव करने में। इंडिया को लोन सस्ता मिल जाएगा, साथ में हम किसी कंट्री की हेल्प भी कर पाएंगे। तो इसके लिए आईएमएफ का एक सिस्टम है एसडीआर, और ये सभी देशों को मिलता है जो उसमें पैसा कंट्रीब्यूट करता है। और इस एसडीआर से पता चलता है कि उस देश की वैल्यू कितनी है। और ये एसडीआर बनता कैसे है? कुछ करेंसी को इसमें जोड़ दिया गया, जैसे डॉलर है, साथ में पौंड है, ये 4-5 करेंसियों को इसमें जोड़ दिया गया। उसी के बेस पर डिसाइड होता है कि इसकी वैल्यू कितनी है। और अभी पाकिस्तान में काफी ज्यादा आप देखते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस है, उनकी आमदनी अठन्नी और खर्चा बहुत ज्यादा है। आईएमएफ ने कई बार उनको पैसा भी दिया, लेकिन आईएमएफ साथ में बोलता है कि भाई रिफॉर्म करो। ऐसे ही इंडिया में कंडीशन आई 90 में, इंडिया की हालत बहुत खराब हो गई। हमारे पास सिर्फ 2 दिन के लिए पैसा था, अपना देश सिर्फ 2 दिन तक हम चला सकते थे, इतना ही पैसा था और सारा पैसा हमारा खत्म। तो उस टाइम हम लोगों ने आईएमएफ से पैसा लिया, लेकिन आईएमएफ जब पैसा देता है तो कंडीशन भी लगाता है। तो इंडिया ने जब पैसा लिया तो इंडिया से बोला गया ऐसे काम नहीं चलेगा, आपका अपनी इकोनॉमी क्लोज कर रखी है, तो मैं रिफॉर्म लाने पड़ेंगे। और फिर उसके बाद इंडिया एलपीजी रिफॉर्म लाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या? अब इंडिया में गवर्नमेंट का रोल बहुत कम होगा। पहले इंडिया में लाइसेंस होता था, आपको अगर चिप्स भी खाना है तो सरकार बोलती थी कि भाई कितने चिप्स आपको मिलेंगे। हर चीज के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, कोल्ड ड्रिंक बनानी उसके लिए लाइसेंस, आपको अपना क्लॉथ का बिजनेस करना उसके लिए लाइसेंस। तो इस लाइसेंस को खत्म कर दिया गया और सारी चीजें लिबरल कर दी गई, उदारवादी एक तरीके से की गई। फिर उसके बाद पब्लिक बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट करती थी। चिप्स की दुकान तो सरकार की, जमीन से रिलेटेड बात तो सरकार का, सोसाइटी बनाएगी तो सरकार। तो इसको क्या कर दिया? प्राइवेट कर दिया। और अभी हम देखते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम, ये सारी चीजें इसी की वजह से है। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब
इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से जोड़ दिया गया, इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी से जुड़ गई, इसी को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ऐसे ही अब पाकिस्तान के सामने भी बहुत सारी कंडीशन रखी गई कि भैया आप लोगों को कब तक पैसा दें, ऐसा कटोरा ले रखा है, पैसा देते हैं नीचे से गिर जाता है, तो कब तक आपको पैसा दिया जाए। तो इसके लिए जरूरी है आप लोग अपने पैसे का सही से यूज करो, ये नहीं कि इलेक्शन आ रहे हैं तो सबको फ्री में सामान बांट दिया, फ्री में स्मार्टफोन बांट दिया, तो कैसे आपकी इनकम बढ़ेगी। तो इनकम बढ़ाने के लिए जरूरी है आप लोग अपने रोड बनवाओ, रेलवे बनवाओ, जिससे लोगों की इनकम बढ़े और वो आपको टैक्स दें, जब वो आपको टैक्स देंगे तो आप पैसे रिटर्न कर पाओगे। तो हम आपको पैसा तो दे देंगे लेकिन कुछ कंडीशन के बेस पर। पाकिस्तान गया लेकिन आईएमएफ ने उसको पैसा देने से थोड़ा मना कर दिया, बोला 2-3 बार तुम्हें दिया था लेकिन तुमने उन रूल को माना ही नहीं, तो इसलिए अभी हम तुमको पैसा नहीं देंगे। लेकिन वहां के देश की हालत काफी ज्यादा खराब है। ऐसा ही क्राइसिस श्रीलंका में है, श्रीलंका को पैसा इंडिया ने दिलवा दिया कि भाई ठीक है हम देख लेंगे अगर ये नहीं देगा तो ये सारी बातें एक तरीके से होती है। तो आईएमएफ का एक बड़ा रोल है, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस किसी देश में हो जाता है तो इकोनॉमी को बचाने के लिए काम करती है। तो 2008 में जब वर्ल्ड में क्राइसिस आए थे उस टाइम भी आईएमएफ ने बनाया था। 2008 में वर्ल्ड में काफी बड़े क्राइसिस आए थे। सबसे पहले यूएसए में दो भाई थे, उनकी एक बैंक थी लेहमन ब्रदर, वो बैंक फेल हो गई और उस बैंक ने बहुत सारे लोगों को पैसा दिया था और लोगों ने अपने घर खरीदे, लेकिन जब बात आई पैसा वापस लौटाने की वो बैंक लौटा ही नहीं पाई। और इस बैंक का यूएसए की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल था, बहुत अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट कर रखा था। जो हाउस होल्ड सेक्टर है, घर बनाने वाले, रियल एस्टेट, वहां पे भी इसका इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इसका इन्वेस्टमेंट। जब ये बैंक फेल हुई तो इसने सारा पैसा अपना वापस मांगा और जब सारा पैसा वापस मांगा तो पैसा मिला ही नहीं। तो इस बैंक के फेल होने की वजह से सबसे पहले यूएसए की इकोनॉमी गिरी और यूएसए वर्ल्ड की सुपर पावर, यूएसए की इकोनॉमी गिरी तो पूरी दुनिया पे फर्क पड़ा और पूरी दुनिया एक ग्रेट डिप्रेशन में चली गई, मतलब सबकी इकोनॉमी एक तरीके से गिर गई, जैसा हम कोरोना टाइम में देखे थे कि नेगेटिव में एक चली। तो ऐसी चीजें वर्ल्ड में ना हो, इसका भी ध्यान आईएमएफ रखता है और इसलिए आईएमएफ अपनी योजना बनाता रहता है कि भाई कैसे एक तरीके से हम लोग करें। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो यूएसए के ही, जो उनकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। तो वॉशिंगटन डीसी में ये लोग बात करते हैं, उसी के बेस पे सारी चीजें उनकी चलती हैं। तो ये आज की क्लास थी, कोई डाउट हो